गुड मॉर्निंग बच्चों, चलते हैं आज हम सब लोग कक्षा 10 यानी क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने का शुरुआत करते हैं हम सब लोग। लेकिन पहला चैप्टर पढ़ने से पहले हम सब लोग साइंस के बारे में जानते हैं कि साइंस है क्या, साइंस का अर्थ क्या है, साइंस के जनक कौन है, इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। तो अगर बेटा हम साइंस के जनक की बात कर लें कि साइंस के जनक कौन है, तो साइंस के जनक को बेटा हम अरस्तु कहते हैं, यानी साइंस के जनक अरस्तु को जानते हैं। और साइंस का जानना यानी साइंस का मतलब होता है बेटा जानना, यानी जिज्ञासा रखना। यानी भौतिकी विज्ञान विज्ञान की अगर बात करें बेटा हम, तो विज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, जानना, और इसके जनक कौन है? अरस्तु हैं। अब बेटा अगर विज्ञान को आगे चल करके यानी साइंस को बेटा आगे चल करके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट बेटा? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला तो बेटा फिजिक्स में, दूसरा बेटा केमिस्ट्री में, और तीसरा बेटा बायोलॉजी में। अगर बेटा हम फिजिक्स की बात करें, भौतिकी विज्ञान की बात करें, तो भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत बेटा हम नेचर का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बेटा? नेचर का, प्रकृति का अध्ययन करते हैं। और बेटा इसके 2 जनक हैं। पहले जनक है बेटा न्यूटन और दूसरे जनक है बेटा आइंस्टीन। पहले जनक न्यूटन जो है बेटा, उन्होंने चर समिति भौतिकी विज्ञान की रचना की थी, और उन्होंने बताया क्या था कि द्रव्यमान को ना ऊर्जा में और ना ही ऊर्जा को द्रव्यमान में नहीं बदला जा सकता। यानी न्यूटन के अकॉर्डिंग या न्यूटन के अनुसार जो है हम द्रव्यमान को ऊर्जा में नहीं बदल सकते हैं और ना ही ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं, ये न्यूटन का फिजिक्स कहता था। लेकिन बेटा इसी सिद्धांतों को लेकर के आइंस्टीन ने एक आधुनिक भौतिकी विज्ञान की रचना कर डाला, और उन्होंने बताया क्या कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, यानी ये एक दूसरे के रूपों में चेंज किए जा सकते हैं। तो बेटा इसी तरह से फिजिक्स के 2 जनक हुए, एक न्यूटन हुए, दूसरा आइंस्टीन हुए। अब मैं बात करता हूं बेटा केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री शब्द कीमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बेटा काला पदार्थ, और इसके जनक होते हैं बेटा लेवासिए। इसके जनक कौन है बेटा? लेवासिए हैं। अब बेटा मैं बात करता हूं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी के जनक बेटा, जीव विज्ञान के जनक बेटा अरस्तु कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं बेटा? अरस्तु कहलाते हैं। लेकिन बेटा बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में बेटा? 2 पार्ट में। तो बायोलॉजी को बेटा 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो पहला तो बेटा जूलॉजी है और दूसरा बेटा बॉटनी है। तो बेटा जूलॉजी जो है, जूलॉजी के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। इसके अंदर बेटा हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन बॉटनी के जो जनक है बेटा वो थियोफ्रेस्टा है। इसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो बेटा हम चलते हैं साइंस के पहले चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। तो आप सब बेटा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया तथा उनके प्रकार। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर क्या बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। हेडिंग डालते हैं बेटा रासायनिक अभिक्रिया तथा उनके प्रकार। अब बेटा यहाँ पर हमने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया तथा उनके प्रकार। तो बेटा रासायनिक अभिक्रिया जानने से पहले हम जानते हैं अभिक्रिया क्या होती है। तो यहीं पर हेडिंग डालते हैं बेटा अभिक्रिया के बारे में कि अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर बेटा हम अभिक्रिया की बात करें तो जैसे बेटा दूध से दही बनते हुए देखे होंगे, दूध से दही बनते हुए अक्सर लोग देखे होंगे, यानी ये एक भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? ये एक भौतिक परिवर्तन होता है कि एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो अगर हम बात करें बेटा दूध से दही बनना, यानी दूध से दही फट रहा है, बन रहा है, ठीक है ना, तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया यानी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। समझ आ रही बात बेटा? तो अगर हम इसमें बात करें बेटा तो अभिक्रिया का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तन होना ही अभिक्रिया कहलाता है। यानी अभिक्रिया किसे कहेंगे बेटा? एक पदार्थ से यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होना, बदल जाना ही अभिक्रिया कहलाती है। क्या यहां तक बात समझ में आया बेटा? यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन कहे अभिक्रिया क्या है, तो आपका बताना होगा आपको कि एक अवस्था से दूसरे अवस्थाओं में पदार्थ का बदलना या परिवर्तित होना ही अभिक्रिया कहलाता है। और अभिक्रिया बेटा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। तो यहीं पर बेटा हम उन 2 प्रकार का अध्ययन कर लेते हैं। अगर बेटा यहाँ पर आपको अभिक्रिया हमने 2 प्रकार का बताया, जैसे कि पहला होता है नाभिकीय अभिक्रिया। पहला क्या होता है बेटा? नाभिकीय
अपक्रिया, और दूसरा होगा बेटा रासायनिक अपक्रिया। अब बेटा कुछ लोग यहीं पर बता देते हैं कि पहला क्या होगा भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। बेटा हम यहाँ परिवर्तन के बारे में नहीं जान रहे, हम यहाँ अपक्रिया के बारे में जान रहे हैं कि अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो अपक्रिया यहाँ पर हमें जानना है। तो बेटा अपक्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक नाभिकीय अपक्रिया होती है और दूसरा रासायनिक अपक्रिया होती है। बाकी तो परिवर्तन बेटा दो प्रकार के होते ही, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। तो यहाँ पर बेटा नाभिकीय अपक्रिया क्या है? तो नाभिकीय अपक्रिया का मतलब बेटा यह है कि जैसे बेटा मेरे पास कोई एटम है, उस एटम का यदि नाभिक भाग ले रहा हो किसी नए पदार्थ के निर्माण में, यदि उस एटम का नाभिक भाग लेता हो, इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय अपक्रिया कहते हैं। इनका जो निजी स्वरूप होता है, आकार होता है, वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। यानी नाभिकीय अपक्रिया का जो नाभिक होता है, सेंटर होता है, केंद्र होता है, वो भाग लेता हो पदार्थों के निर्माण में, ऐसे अपक्रियाओं को नाभिकीय अपक्रिया कहते हैं। लेकिन नाभिकीय अपक्रिया का जो निजी आकार होता है वो बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब मैं बात करता हूं बेटा रासायनिक अपक्रिया क्या है। तो रासायनिक अपक्रिया में बेटा जैसे मेरे पास कोई एटम है, तो उस एटम के बाल्टम कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हमने क्या होता है बेटा कि रासायनिक अपक्रिया की अगर हम बात करें तो रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है कि जैसे मेरे पास मानिए कोई एटम है और उस एटम के बाल्टम कोश में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि वो नए पदार्थों के निर्माण में भाग ले रहे हैं, तो ऐसे अपक्रियाओं को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। दोनों बेटा बहुत डिफरेंस है। अगर हम नाभिकीय अपक्रिया की बात कर रहे हैं बेटा, तो नाभिकीय अपक्रिया में एटम का नाभिक भाग ले रहा है और इसका निजी स्वरूप बदल जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। लेकिन रासायनिक अपक्रिया में एटम के बाल्टम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं और लेकिन इसका निजी स्वरूप बदलता नहीं है, इसका आकार नहीं चेंज होता है। तो ऐसे अपक्रियाओं को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या बात समझ में है? अब अपक्रिया होती क्यों है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले अपक्रिया करने की क्या जरूरत है, अपक्रिया क्यों होती है, तो आप ये सोच करके जो है उसमें कमेंट में लिखिएगा, और अगर आ रहा तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर हम देंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर अगला हेडिंग बताते हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या है। चलते हैं बेटा हम चलो अब रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो हेडिंग डालते हैं कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो बेटा रासायनिक अपक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार हम जानते हैं जैसे कि योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, और दूसरा होता है बेटा प्रतिस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया। तीसरा होता है बेटा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। चौथा होता है बेटा उत्क्रमणीय अपक्रिया। पांचवा होता है बेटा अपघटन अपक्रिया। छठवां होता है बेटा वियोजन अपक्रिया। छठवां होता है बेटा यहीं पर आपका ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अपक्रिया। सातवां होता है बेटा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। और आपका आठवां होता है बेटा आपका अपचयन, अपचयन अपक्रिया। और नौवां होता है बेटा आपका उपचयन। तो बेटा हमने क्या देखा कि रासायनिक अपक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होता है योगात्मक अपक्रिया, दूसरा होता है प्रतिस्थापन अपक्रिया, तीसरा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, चौथा उत्क्रमणीय अपक्रिया, अपचयन, अपघटन, वियोजन, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अपचयन और उपचयन अपक्रिया होती है। कितने के बारे में हमने सीखा। तो अब चलते बेटा सबसे पहले हम पहला हेडिंग डालते हैं कि योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं, तो चलते बेटा हम सब लोग अपने टॉपिक पर। तो आप सब बेटा हेडिंग डालेगा योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो बेटा योगात्मक अपक्रिया समझने के लिए बेटा बहुत आसान बात है कि बेटा जब हम दो से अधिक पदार्थ को या एक से अधिक पदार्थ को
आपस में मिक्स करते हैं, संयोग करा देते हैं, मिला देते हैं और उनसे बनने वाला पदार्थ एक बनता हो, यानी जो नया प्रोडक्ट मेरा बनता हो केवल एक ही होता हो, ऐसे क्रियाओं को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक का मतलब होता है बेटा जुड़ना, ऐड होना, यानी हम एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और एक ही पदार्थ केवल बनता हो, ऐसे क्रियाओं को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे C+O2 क्या बन जाएगा बेटा CO2, S+O2 क्या बन जाएगा बेटा SO2, यानी हमने क्या बताया योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या हो रहा है, ऐड होना, जुड़ना, यानी एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देने पर बनने वाले पदार्थ को ही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। कोई डाउट नहीं आता? दूसरा हेडिंग में डालता हूं बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का हेडिंग डालते हैं हम लोग कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो हेडिंग डालेगा बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बेटा यहाँ पर बात क्या करना हमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो प्रतिस्थापन का मतलब बेटा अपने स्थान से हट जाना। तो बेटा अगर हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो बेटा किसी भी यौगिक के प्रमाण या परमाणुओं का समूह, किसी भी यौगिक के प्रमाण या परमाणुओं का समूह किसी अन्य यौगिक के प्रमाण या परमाणुओं के समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता हो, रिप्लेस कर दिया जाता हो, हटा दिया जाता हो, ऐसे अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेटा आपने केमिस्ट्री में अक्सर देखे होंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या हो बेटा, जैसे मेरे पास NaOH हो, क्या हो बेटा NaOH हो प्लस क्या हो बेटा यहीं पर Cl हो, यानी HCl हो। अब बेटा HCl ये दूसरा यौगिक है और NaOH दूसरा यौगिक है। अब यहाँ पर Cl की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की तुलना में बहुत अधिक है और क्लोरीन की क्या है, हाइड्रोजन की क्या है कम है, क्लोरीन की क्या है अधिक है, यानी क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, इसलिए इस पर प्लस इस पर माइनस आ जाएगा। उसी तरह से सोडियम आपका इसकी विद्युत ऋणात्मकता OH की तुलना में क्या है कम है और OH की क्या है अधिक है। तो बेटा ये क्लोरीन करता है क्या है, रिप्लेस कर देता है किसको, OH को प्रतिस्थापित कर देता है। यानी हमने क्या देखा कि ये एक कंपाउंड है, यौगिक है, परमाणु या परमाणु का समूह है और इधर क्या एक यौगिक है, इसकी भी परमाणु या परमाणु का समूह है ये, और ये क्या कर दे रहा कि किसी दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह को प्रतिस्थापित कर दे रहा है। प्रतिस्थापित करने के बाद बन क्या रहा NaCl प्लस H2O बन जा रहा। तो हमने क्या सीखा कि जब किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हों, ऐसे यौगिकों को, ऐसे अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे हम, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो CH4 प्लस Cl गिव्स आउट। अब बेटा CH4 प्लस Cl2 का मैंने बात किया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। कैसे बना बेटा, तो देखिए यहाँ पर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है प्लस Cl बॉन्ड Cl, कोई डाउट बेटा यहाँ तक। अब बेटा क्या किया जा रहा, ये क्लोरीन यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। अब बेटा होता क्या था कि C 3 हाइड्रोजन इसके पास बेटा पहले से है, यहाँ से ये हाइड्रोजन हटा, किसके कारण, इस क्लोरीन के कारण क्या आ गया, तो यहाँ पर Cl आ गया प्लस HCl इधर हो गया। तो क्या मैंने लिखा HCl और CH3 कितने हैं, यानी 1 2 3 कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है 3, तो CH3 और क्या हो गया Cl। तो ये तो हो गया बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। अगला एलिमेंट हम सब लोग डालते हैं तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा होता है बेटा यहीं पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया, 2 अभिक्रियाएं हैं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है बेटा ये केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, ये केवल एक ही दिशा में जो है प्रोडक्ट का निर्माण करती है। इस अभिक्रिया के माध्यम से हम अपकारक से रिएक्टेंट तो बना सकते हैं, उत्पाद तो बना सकते हैं, लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं प्राप्त कर पाते हैं। यानी इसे हम इस तरह से, इस प्रकार के सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। यानी जितने भी अभिक्रियाएं इस रूप में लिखी होंगी वे सभी अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएंगी। लेकिन उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है बेटा वो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, वो अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, दोनों दिशाओं में गमन करती है। यानी हम अभिकारक
यानी उत्क्रमणीय अपक्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट अपक्रिया नहीं होती है। और इनके जो सिंबल होते हैं बेटा वो कुछ इस तरह से होते हैं। ऐसे सिंबल को बेटा हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं और ऐसे सिंबल को अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। ये कंप्लीट प्रोडक्ट देते हैं लेकिन ये कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं देते हैं। तो हेडिंग डालिएगा बेटा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं हम सब लोग देख लेते हैं, उसके बाद उसके एग्जांपल को जान लेते हैं। तो हेडिंग क्या डाले आप सब लोग बेटा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में मैंने क्या बताया बेटा कि वह अपक्रियाएं जो हमने क्या बताया बेटा कि वह अपक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न होती हों, वह क्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हों, ऐसे अपक्रियाओं को हम क्या कहेंगे बेटा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो 2KClO3 क्या बात कर लेते एग्जांपल में 2KClO3 यानी बेटा ये मेरा एक क्या है प्रोडक्ट अभिकारक है। अब बेटा ये देखिए चेंज कैसे हो रहा है, यानी प्रोडक्ट का निर्माण तो कर रहा है तो क्या करेंगे बेटा KCl कितने बेटा 2KCl प्लस ऑक्सीजन कितने बेटा 3 × 6 ऑक्सीजन है ना, क्या बेटा इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं O2। तो बेटा देखिए ये तो मेरा कारक होगा, ये मेरा उत्पाद होगा। अब बेटा मैं उत्पाद से कारक का निर्माण पूरा नहीं कर सकता हूं, तो ऐसे अपक्रियाओं को हम क्या कहेंगे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। ये केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं और ये कंप्लीट अपक्रिया मानी जाती है। ऐसे अपक्रिया के लिए बेटा दिशा और परिणाम दोनों की जरूरत नहीं होती है। अब बेटा मैं अगली हेडिंग डालता हूं उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं, तो अगला हेडिंग डालिए बेटा उत्क्रमणीय अपक्रिया स्वरूप। उत्क्रमणीय अपक्रिया की बात करते हैं बेटा। उत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं, तो वह अपक्रिया बेटा जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। हमने क्या बताया बेटा वह अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हों, ऐसे अपक्रियाओं को हम क्या कहेंगे बेटा उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा ऐसे अपक्रियाओं को उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो Fe क्या बात करें बेटा अगर हम Fe3Fe+ 4H2O गिव्स। अब बेटा देखिए ये आपके मेरे क्या है रिएक्टेंट है, तो इससे क्या बनाएंगे बेटा इधर हम कि FeO4 और इधर क्या कर दिया बेटा मैंने 3 कर दिया। अब बेटा अगर हम बात कर ले क्या करें बेटा अगर यहाँ पर हम बात करें तो क्या इस तरह का प्रोडक्ट यानी ये कंपाउंड सही होगा, नहीं सही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इस तरह का यानी इसके मोल इस तरह से रहेंगे F3O4 प्लस। अब बेटा ऑक्सीजन मैंने कितने थे 4 थे, 4 मैंने ऑक्सीजन ले लिया, बचा क्या केवल हाइड्रोजन कितने 8 हाइड्रोजन है। तो क्या इसे बेटा हम 4H2 कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट से बेटा हम क्या कर सकते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बेटा सिंबल को ध्यान दीजिए, अगर इनके सिंबल इस तरह से रहेंगे तब ऐसे अपक्रिया को उत्क्रमणीय अपक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। तो अगला हेडिंग बेटा हम सब लोग जानते हैं क्या होता है। अगला हेडिंग हम सब लोग बेटा जो है उत्क्रमणीय अपक्रिया तक पढ़नी है, तो एक बार मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं। हमने बेटा आपको अपक्रिया के प्रकार बताया कि अपक्रिया के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे कि योगात्मक, प्रतिस्थापन, अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, अपघटन, वियोजन, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अपचयन और उपचयन आदि क्रियाएं पाई जाती हैं। उसमें से मैंने कुछ क्रियाओं का यहाँ पर अध्ययन आज किया, जैसे कि योगात्मक अपक्रिया के बारे में पढ़ा। तो योगात्मक मैंने क्या बताया कि जब बेटा एक या एक से अधिक कंपाउंड को आपस में जोड़ दिया जाए इससे बनने वाले कंपाउंड क्या होते हैं योगात्मक कहलाते हैं। प्रतिस्थापन में मैंने क्या बताया कि जब कोई यौगिक का परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो इनसे जो नए कंपाउंड का निर्माण होता है ऐसे कंपाउंडों को हम क्या कहते हैं प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। अगला हेडिंग मैंने क्या देखा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में मैंने क्या देखा कि ये अपक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है और ऐसी अपक्रियाओं से हम रिएक्टेंट से तो उत्पाद बना सकते हैं बट उत्पाद से रिएक्टेंट नहीं बना सकते और ये अपक्रिया बेटा कंप्लीट अपक्रिया मानी जाती है। अगला हेडिंग हमने क्या बताया फिर बेटा आपको उत्क्रमणीय अपक्रिया के बारे में बताया। तो उत्क्रमणीय अपक्रिया के बारे में हमने क्या बताया बेटा कि ये दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, दोनों की दिशाओं में चलने वाली अपक्रिया होती है। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का निर्माण कर सकती है, लेकिन ये बेटा कंप्लीट अपक्रिया नहीं देती है। तो
तो अगली टॉपिक हम सबका रहेगा कल, और वो जो रहेगा वो हम सबका रहेगा अपघटन अपक्रिया से।